नेपाल में राजशाही के साये में और उसके बाद के राजनीतिक परिदृश्य में उभरे दल और उनके दिग्गज नेता 2026 के चुनाव में किनारे लग चुके हैं। पूरा देश बालेंद्र शाह के रैप म्यूजिक की धुन पर थिरक रहा है। बालेंद्र देश के पहले मधेसी प्रधानमंत्री बन सकते हैं। ये समुदाय उत्तर प्रदेश और बिहार से रोटी बेटी का संबंध रखने वालों का है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ हाट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। नेपाल की राजनीति में 2026 का आम चुनाव ऐतिहासिक मोड़ लेकर आया है। युवा नेता बालेंद्र शाह की राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी की बड़ी जीत ने न केवल नेपाल की पारंपरिक राजनीति को चुनौती दी है, बल्कि भारत नेपाल संबंधों को लेकर भी नई चर्चा शुरू कर दी है। बालेंद्र शाह के पीएम बनने की संभावना ने खास तौर पर बिहार के सीमावर्ती इलाकों में उम्मीदें जगा दी हैं, क्योंकि उनकी पहचान मधेसी मैथिली पृष्ठभूमि से जुड़ी मानी जा रही है। बिहार और नेपाल के बीच लंबे समय से रोटी बेटी का रिश्ता रहा है। ऐसे में अगर नेपाल की सत्ता में मधेसी नेतृत्व आता है तो इसका सीधा असर सीमा पर सामाजिक, आर्थिक और व्यापारिक संबंधों पर पड़ सकता है। नेपाल में हालिया चुनाव में पारंपरिक दलों नेपाली कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टियों को बड़ा झटका लगा है। युवा मतदाताओं के समर्थन से उभरे बालेंद्र शाह की पार्टी ने संसद में बड़ी जीत दर्ज की और उन्हें प्रधानमंत्री पद का प्रमुख दावेदार बना दिया है। बालेंद्र शाह पेशे से इंजीनियर और पहले काठमांडू के मेयर रह चुके हैं। बालेंद्र शाह जेनजी आंदोलन के बाद उभरे युवा नेता के रूप में उनकी पहचान बनी है। उनका पैतृक घर बिहार के मधुबनी जिले से सटे नेपाल के महोत्तरी इलाके में है, जो मधेश बाहुल क्षेत्र का हिस्सा है। नेपाल में मधेसी और मैथिली भाषी नेता के प्रधानमंत्री बनने से भारत नेपाल के रिश्तों में सुधार की संभावना बढ़ेगी। खासकर सीमावर्ती इलाकों में व्यापार, आवाजाही और रोटी बेटी के संबंध और मजबूत होने की उम्मीद है। चुनाव में बालेंद्र शाह ने पूर्व प्रधानमंत्री केपी ओली शर्मा को भी हराया है, जो नेपाल की राजनीति में बड़ा बदलाव माना जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ये परिणाम नेपाल में पीढ़ीगत बदलाव और पारंपरिक राजनीतिक ढांचे के खिलाफ जन असंतोष को दर्शाता है। रोटी बेटी का रिश्ता आखिर क्या है और क्यों अहम है? भारत और नेपाल के बीच सीमा खुली है और सदियों से सामाजिक सांस्कृतिक संबंध बने हुए हैं। रोटी बेटी का रिश्ता का अर्थ है दोनों देशों के बीच खुला आवागमन और व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय विवाह संबंध, खासकर बिहार नेपाल सीमा क्षेत्र में, भाषा, संस्कृति और धर्म की समानता। मधेसी समुदाय जो नेपाल के तराई क्षेत्र में रहता है, सांस्कृतिक रूप से बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश से गहराई से जुड़ा हुआ है। यही कारण है कि नेपाल की राजनीति में मधेसी प्रतिनिधित्व को बिहार के लोग भी करीब से देखते हैं। नेपाल में नई सरकार बनने से बिहार के बॉर्डर जिलों में क्या असर होगा? यहाँ के लोगों को आखिर नेपाल के सत्ता में क्या फर्क पड़ता है? क्या एक मधेसी नेता के उभार से भारत नेपाल सीमा के इलाकों में सांस्कृतिक और सामाजिक जुड़ाव को नई मजबूती मिलेगी? आपको बता दें कि बिहार करोड़ की 3 करोड़ आबादी आखिर क्यों नेपाल चुनाव को देख रही है? दरअसल नेपाल से लगी बिहार की लंबी सीमा लगभग 700 किलोमीटर है। सीमावर्ती जिलों सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण की बड़ी आबादी का नेपाल से सीधा संपर्क है। अनुमान है कि बिहार के लगभग 3 करोड़ लोग ऐसे क्षेत्रों में रहते हैं जहां नेपाल के साथ रोजमर्रा के सामाजिक और आर्थिक रिश्ते हैं। इन लोगों के लिए नेपाल की राजनीति इसलिए अहम है क्योंकि सीमा पार रोजगार और व्यापार होता है, पारिवारिक रिश्ते और विवाह होते हैं, स्थानीय बाजारों की अर्थव्यवस्था जुड़ी हुई है। सीमावर्ती इलाकों के लोग नेपाल की राजनीति को करीब से देखते आ रहे हैं, क्योंकि वहां की सरकार और उनकी नीतियों का सीधा असर सीमा पार के सामाजिक, सांस्कृतिक और व्यापारिक संबंधों पर पड़ता है। 35 वर्षीय बालेंद्र शाह मैथिली भाषी माने जाते हैं और उन्हें नेपाल की नई पीढ़ी के उभरते नेताओं में गिना जाता है। नेपाल चुनाव में मधेश क्षेत्र की कई सीटों पर उनकी पार्टी को बढ़त मिली है। नेपाल में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स चुनाव में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट यानी एफपीटीपी प्रणाली के तहत 165 सीटों और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन यानी पीआर प्रणाली के तहत 110 सीटों के लिए 5 मार्च को मतदान हुआ था। एफपीटीपी श्रेणी के रुझानों में राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी यानी आरएसपी ने 124 सीटें जीती हैं और 1 सीट पर बढ़त बनाए हुए नेपाली कांग्रेस को 17 सीटें मिली है और 1 सीट पर बढ़त है।
इसी तरीके से सीपीएन यूएमएल ने 8 सीटें जीती हैं और 1 सीट पर आगे है, जबकि नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी एनसीपी को 7 सीटें मिली है। श्रम सांस्कृतिक पार्टी ने 3 सीटें और राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी यानी आरपीपी ने 1 सीट जीती है। स्वतंत्र उम्मीदवार महावीर पुन भी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के लिए निर्वाचित हुए हैं। तो पीआर श्रेणी में अब तक 10.9 मिलियन वोटों में से 8.122 मिलियन वोटों की गिनती हो चुकी है। इसमें आरएसपी को 39,16,502 वोट, नेपाली कांग्रेस को 13,19,879 वोट और सीपीएन यूएमएल को 11,19,841 वोट मिले हैं। पीआर प्रणाली में सीट पाने के लिए किसी भी पार्टी को कुल वोटों का कम से कम 3% हासिल करना आवश्यक है। मौजूदा रुझानों के अनुसार आरएसपी, नेपाली कांग्रेस, सीपीएन, यूएमएल, एनसीपी और आरपीपी इस सीमा को पार करती दिख रही हैं। अनुमान है कि पीआर प्रणाली के तहत आरएसपी को करीब 60 सीटें, नेपाली कांग्रेस को 20, सीपीएन यूएमएल को 17, माओइस्ट सेंटर को 8 और आरपीपी को 5 सीटें मिल सकती हैं। तो नेपाल की सरकार का बॉर्डर जिलों पर आखिर क्या असर पड़ेगा? सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले लोगों का मानना है कि नेपाल में बनने वाली सरकार का असर सीधे यहाँ के सामाजिक और आर्थिक जीवन पर पड़ता है। बालेन शाह प्रधानमंत्री बनेंगे और उनके आने से भारत नेपाल के बीच शांति, सुरक्षा और व्यापार मजबूत होगा। नेपाल की सत्ता से बिहार के बॉर्डर इलाके के लोगों को क्या फर्क पड़ता है? भारत नेपाल सीमा से सटे इलाकों में व्यापार और आवाजाही काफ़ी हद तक एक दूसरे पर निर्भर है। किशनगंज के गलगलिया और ठाकुरगंज जैसे बाजारों में रोजाना दोनों देशों के व्यापारी सामान लेकर आते और जाते हैं। बालेन शाह के प्रधानमंत्री बनने के बाद भारत और नेपाल के रिश्ते काफ़ी अच्छे होने की उम्मीद है। वो एक युवा और बढ़िया नेता हैं। व्यापार पर किसी प्रकार का असर नहीं पड़ेगा और दोनों देशों के बीच अच्छे संबंध बने रहेंगे, ऐसी संभावना है। नेपाल के लोगों के साथ रिश्ता हमेशा से अच्छा रहा है और आगे भी अच्छा ही रहेगा। बालेन शाह भारत के साथ रोटी बेटी का रिश्ता निभा सकते हैं। तो बालेन शाह की उम्र जो है 40 साल से कम है और वो मोदी जी से मिलकर विश्व में शांति कायम कर सकते हैं। नेपाल और भारत के बीच रोटी बेटी का रिश्ता पहले से ही अच्छा था, अब और भी बेहतर होगा। दोनों देशों के बीच व्यापार और भी बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। आपको बता दें कि रैपर से मेयर और फिर अब पीएम बनने की राह पर है बालेन शाह। काठमांडू के मेयर बनने से पहले बालेन्द्र शाह, जिन्हें लोग बालेन के नाम से जानते हैं, नेपाल के अंडरग्राउंड हिप हॉप सीन में सक्रिय थे। कभी वे छतों पर रैप बैटल करते नजर आते थे तो कभी म्यूजिक वीडियो बनाते थे। उनके गानों में गरीबी, पिछड़ापन और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे उठाए जाते थे। इन्हीं गीतों ने उन्हें युवाओं के बीच बेहद लोकप्रिय बना दिया। उनके रैप में अक्सर नेताओं की आलोचना की जाती थी। ऐसे में जब बालेन शाह ने मई 2022 में काठमांडू से मेयर पद के लिए चुनाव लड़ने का ऐलान किया तो लोग चौंक गए थे। चुनाव प्रचार के दौरान बालेन काले ब्लेजर, काली जींस और काले धूप के चश्मे में नजर आते थे, जिसकी काफी चर्चा हुई थी। सिर्फ 33 साल की उम्र में निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ते हुए उन्होंने बड़े बड़े दिग्गजों को हरा दिया था। वे निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में काठमांडू के मेयर का चुनाव जीतने वाले पहले शख्स बने। नेपाल में काठमांडू के मेयर का पद काफी प्रभावशाली माना जाता है और इसकी हैसियत कई मामलों में केंद्रीय मंत्रियों से भी अधिक मानी जाती है। ऐसे में उनकी इस जीत की चर्चा सिर्फ नेपाल तक सीमित नहीं रही, बल्कि पूरी दुनिया में हुई। साल 2023 में टाइम मैगजीन ने उन्हें दुनिया के टॉप 100 प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल किया, जबकि न्यूयॉर्क टाइम्स ने उनकी प्रोफाइल स्टोरी प्रकाशित की थी। तो नेपाल की नई सरकार के साथ भारत के संबंधों को लेकर भी उम्मीदें जताई जा रही हैं। भारत के प्रधानमंत्री ने नेपाल के नए नेतृत्व से बातचीत कर सहयोग बढ़ाने की बात भी कही है। आपको बता दें कि विशेषज्ञ क्या कह रहे हैं। तो ऊर्जा और जल विद्युत परियोजनाएं आगे बढ़ सकती हैं, ये विशेषज्ञों के अनुसार ऐसी बातें कही गई हैं। साथ ही साथ सीमा व्यापार और बुनियादी ढांचे पर सहयोग भी बढ़ेगा। इसके साथ ही साथ राजनीतिक अस्थिरता से क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को फायदा भी होता दिखाई देगा। तो निष्कर्ष यही है कि नेपाल में बालेन शाह के नेतृत्व का उभार सिर्फ एक राजनीतिक बदलाव नहीं है, बल्कि ये भारत नेपाल संबंधों, खासकर बिहार के सीमावर्ती समाज और अर्थव्यवस्था पर भी असर डाल सकता है। यदि मधेसी नेतृत्व मजबूत होता है और दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ता है तो रोटी बेटी का रिश्ता और गहरा हो सकता है, जिसका लाभ बिहार की लगभग 3 करोड़ आबादी को सामाजिक और आर्थिक दोनों स्तरों पर मिल सकता है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है। न्यूज़ हाट के साथ बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।